हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मायो अकेडमी में। मैं महिमा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए एमसीक्यूज के बारे में। वो एमसीक्यू जो मैंने पीआर यादव की बुक से आज आपको सॉल्व करवाए हैं। टोटल मैंने 50 एमसीक्यूज सॉल्व करवाए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू मायो अकेडमी। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं पीआर यादव के एमसीक्यूज रेस्पिरेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जूम कर लेती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखो आधे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे 44 तक, 45 से मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ एरर आने लग गया था, इस वजह से। आज हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45। मुझे एक सेकेंड दीजिएगा, मैं पेन चूज कर लेती हूँ। हाँ, पेन नहीं लगा हुआ है। एक सेकेंड बस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेस्ट फिजियोथेरेपी डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट इज इंस्पिरेटरी एफर्ट्स एंड मेजरिंग द एयर फ्लो ऑफ ईवीवी एंड एफवीसी। अच्छा, ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि चेस्ट फिजियोथेरेपी का डिवाइस बताओ जो कि प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को इंस्पिरेटरी, मतलब अंदर जब आप इंस्पिरेशन करते हैं ना तब के दबाव के लिए जो आपको डिवाइस प्रोवाइड किया जाता है ईईवी और एफवीवी। तो इनका वॉल्यूम और फ्लो रेट कैसे आप नापते हो, कौन से डिवाइस से नापते हो? तो उस डिवाइस का नाम है इनसेंसिटिव स्पायरोमीटर। अब सब बच्चों ने स्पायरोमीटर तो देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ के अंतर्गत मिल जाएगा देखने के लिए स्पायरोमीटर। ठीक है, और अगर आप लोगों को और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं अगली बार से ना पीडीएफ के अंदर डाल के लाऊंगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनएक्टिवेट स्पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशनल फॉर आस्किंग पेशेंट टू ब्रेथ इन and hold the breath in 3 seconds during inactive spirometer is to। अच्छा, रेशनल फॉर आस्किंग अ पेशेंट इन ब्रेथ। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप एक पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी जो ब्रेथ है वो 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखे ड्यूरिंग इंसेंटिव स्पायरोमीटर। जब आप स्पायरोमीटर, आप देखो स्पायरोमीटर कैसे समझो, एक तरीके का आपका बॉल्स होती है उसके अंदर, और उसमें ना हम पेशेंट को फूंक मारने के लिए बोलते हैं कि दबाव लगाइए, एक्सपायर्ड कीजिए। अगर पेशेंट जैसे दबाव लगाएगा ना तो हमें उससे पता चलेगा कि पेशेंट के जो लंग्स हैं, एल्वोलाई है, कितना वर्क कर रही है, वो होता है स्पायरोमीटर। ठीक है, ये एक तरीके की रेस्पिरेशन का एक्सरसाइज होती है कराने के लिए। ठीक है, तो वही वो पूछ रहा है कि वो क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हेल्प करता है वो हमारे री एक्सपेंशन ऑफ एल्वोलाई की री एक्सपेंशन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन वेंटिलेशन एक्सीड टू परफ्यूजन इट लीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, कौन सा जब हमें परफ्यूजन की जरूरत होती है तो इनमें से कौन सा काम करता है, मतलब जो खाली जगह होती है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था डेड स्पेस एरिया जो होता है ना, उसके अंदर हम वेंटिलेशन एक्सीड परफ्यूजन कराते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डेड स्पेस एरिया। नेक्स्ट देखते हैं, देख लेती हूँ मैं आपको इसका वो बता देती हूँ जो एक्सप्लेनेशन है। तो द वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ एल्वोलाई दैट आर वेंटिलेटेड ऑफ इंस्पायर्ड परफ्यूज एक्सचेंज कॉल्ड द पल्मोनरी डेड स्पेस। मैंने आपको बताया था ना, डेड स्पेस क्या होता है, जहां पर हमारी एयर बच जाती है। जैसे आपने इंस्पायर किया, एक्सपायर किया, जो हमने आपको मैंने बताया था ना फंक्शनल वॉल्यूम मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था कि नहीं बताया था? लंग वाली वीडियो जरूर देखना मेरी, ठीक है, उसमें मैंने बताया था। सपोज वेरी इंस्पायर्ड, जैसे आपका टाइडल वॉल्यूम जैसे 500 ml होता है, वही इसमें लिखा हुआ है, ये लिखा, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है, नया एप्लीकेशन है इसलिए, तो कोई बात नहीं। 500 ml एयर इज इन वन ब्रेथ एंड एक्सचेंज ओनली, कितना एक्सचेंज कर रहा है, 300 ml, देन 150 ml इन डेड स्पेस। ठीक, इसके अलावा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वॉल्यूम ऑफ द एयर ब्रेथ इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इन अ सिंगल नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। क्या कहेंगे इसको, टाइडल वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रेथ इन, अच्छा जो आप नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं ना, अगर इंस्पायरेशन भी कर रहे हैं और एक्सपायरेशन भी कर रहे हैं और बहुत नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम देते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये मैं बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं हम, द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रेथ इन आउट द नॉर्मल वैल्यू इज 500 ml, ये मैंने अभी बताया। ए पेशेंट इज शेड्यूल्ड फॉर पीएफटी।
एक पेशेंट है उसको शेड्यूल किया गया है पीएफटी, यानी पीएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के लिए पेशेंट को बोला गया है। तो नर्स एक्सप्लेन दैट ड्यूरिंग द टेस्ट रेस्पिरेशन थेरेपिस्ट, जब वो टेस्ट हो रहा होगा तो विल आस्क द पेशेंट टू ब्रेथ नॉर्मली। तो हम क्या बोलेंगे, आप एकदम नॉर्मल तरीके से सांस लें। तो मतलब नॉर्मल तरीके से सांस लेने को मैंने बताया था ना अभी आपको, नॉर्मल तरीके से सांस लेने को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल तरीके से सांस लेने को कहते हैं हम लोग टाइडल वॉल्यूम। अच्छा, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml। देखो ये भी मैंने अभी आपको बता दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 51, largest volume of air which can expelled from the lungs during the maximal respiration called। अच्छा बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्यों, क्या पूछा है इसमें, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एयर के अंदर किस में एक्सपेल्ड पहले ही लिख दिया उसने, तो आंसर कहाँ चला जाएगा। और फिर देखो एक्सपायरेशन लिख दिया उसने, तो बताओ कहाँ चला जाएगा आंसर, आंसर जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पर। देखो एम्स रायपुर तक में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो सोचो टाइडल वॉल्यूम और ये जो टाइडल कैपेसिटीज है आपकी वो कितनी इंपॉर्टेंट है, टाइडल वॉल्यूम वगैरह कितने इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसको मैंने फुल डिटेल में आपको बताया, तो प्रीवियस क्लास जरूर देखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमल एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर अ क्वाइट इंस्पायरेटरी इज। मैक्सिमल एयर का मतलब है कितनी एयर बच जाती है, दैट कैन बी इनहेल्ड, कितना जो, अब देखो इसमें सीधा सीधा क्या लिख दिया, इनहेल्ड। इनहेल्ड का मतलब क्या होता है, रुको एक सेकेंड, इनहेल्ड का मतलब क्या होता है, इनहेल्ड का मतलब होता है कितनी बच जाती, अरे थोड़ा सा रुको, पहले ही यहाँ लिख दिया, पहले ही यहाँ लिख दिया है इनहेल्ड, कितना बच जाती है, इनहेलेशन पहले ही लिख दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद जाता है अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर द टाइडल वॉल्यूम कॉल्ड आईआरवी। आईआरवी की नॉर्मल वैल्यू कितनी रहती है, मैंने आपको बताया था 3000 से लेकर के कहाँ तक, कब तक रहती है, 3300 तक। कितनी रहती है, 3300 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड, कहाँ चला गया, हाँ, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर द मैक्सिमल इंस्पायरेटरी एफर्ट्स इज कॉल्ड। अब बताओ, जो मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम यानी कि कितनी वॉल्यूम जो है वो एक्सपायर्ड की जाती है, निकाली जाती है और अंदर ली जाती है, इंस्पायरेटरी एफर्ट्स यानी कि नॉर्मल रेस्पिरेशन के बारे में पूछ रहा है वो। और नॉर्मल रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन को तो हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, लेकिन इसमें पूछा है इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी का अलग अलग करके पूछ लिया है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी और टाइडल वॉल्यूम तीनों को मिला के जो चीज़ बनती है उसे वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। और वाइटल कैपेसिटी का मान कितना होता है, 4800। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम रिमेन इन अ लंग्स एंड एयरवे फॉलोइंग ए मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एफर्ट्स इज नोन एज। मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एफर्ट्स जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम रेजिडुअल वॉल्यूम यानी कि आरवी। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब रेजिडुअल वॉल्यूम होता क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम की वॉल्यूम होती है 1200 ml, यानी कि मैंने आपको बताया था 1000 से लेकर के 1200 तक होती है, और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 1100 से 1200। ठीक है, ये होती है मिनिमम वैल्यू आरवी की, यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम की। इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन, मतलब कितने जो वॉल्यूम है बच गई है लंग्स के अंदर जब आपने बहुत तेज से एक्सपायर किया, ऐसे करके आपने पूरी सांस निकाली, उसके बावजूद भी कितनी हवा जो है वो आपके अंदर बच गई, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे। रेजिडुअल वॉल्यूम का मान कितना होता है, 1100 से 1200 रहता है। आगे बढ़ते हैं। What is the approximately maximum air volume in lungs? अच्छा, कितना एयर वॉल्यूम होगा, मैक्सिमम एयर वॉल्यूम कितना ही रहेगा एक एडल्ट हेल्दी लंग्स में। देखो वैसे तो आपका आंसर इसका 500 होना चाहिए। ठीक है, जो 500 ml ही जाना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि इतना ही सही जवाब रहेगा। लेकिन ऑप्शन के अंदर अगर 500 ml नहीं दिया है तो आप किस पे जाओगे, 600 ml पे जाओगे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा माफ करना, रुको जरा, मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। रुको, टाइडल वॉल्यूम के बारे में नहीं पूछ रहा है वो। अच्छा ठीक है, वो पूरा अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम एयर वॉल्यूम, अच्छा एक वो पूरे लंग के अंदर जो वॉल्यूम होता है ना, उसके बारे में पूछ रहा है वो। तो पूरे लंग के अंदर जो वॉल्यूम होगा तो आप उसको क्या कहेंगे, जैसे पूरे का मान, कैपेसिटी वगैरह, अगर आप सारी कैपेसिटीज को जोड़ देंगे, ERV RV, अगर सब कैपेसिटीज वगैरह के बारे में अगर आप जोड़ेंगे तो उनका मान जो है वो पूछ रहा है वो, तो उनका मान क्या बनेगा, उनका मान बनेगा 6000। ठीक है, तो इसका आंसर 6000 ml जाएगा। ठीक है, ये देखो TV, IRV, ERV और RV अगर आप सबको जोड़ दोगे 6000 ml इसका आंसर रहेगा। वो मैंने सोचा शायद टाइडल वॉल्यूम के बारे में पूछ रहा है इसलिए मुझे लगा, पर कोई बात नहीं। 6000 ml वो सारी पूरी और टोटल लंग कैपेसिटी के बारे में पूछ रहा था, यानी कि TLC के बारे में पूछ रहा था। द टोटल लंग कैपेसिटी, देखो फिर उसने TLC के बारे में पूछ लिया। एक हेल्दी मेल के अंदर कितना रहेगा, देखो मेल और फीमेल इसमें वो नहीं करता, मैटर नहीं करता, सब लोग जो है वो सांस बराबर ले रहे हैं, 6000 ml ही ले रहे हैं। अच्छा अब FRC के बारे में उसने पूछा है, FRC फंक्शनल रेजिडुअल प्रेशर कैपेसिटी का मेजरमेंट बताओ, तो वो क्या रहेगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस RV यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम बराबर FRC। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा A नंबर, मतलब A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है रेस्पिरेटरी रेट मल्टीप्लाई बाय द टाइडल वॉल्यूम गिव। अच्छा अब बताओ रेस्पिरेटरी रेट यानी कि RV यानी कि, एक सेकेंड, हाँ क्या पूछ रहे हैं, यही क्वेश्चन है ना, एक सेकेंड रुकना ज़रा, मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। हाँ, रेस्पिरेटरी रेट मल्टीप्लाई बाय टाइडल वॉल्यूम यानी कि RV इंटू TV इक्वल्स टू क्या जाएगा, इक्वल्स टू जाएगा मिनट पर वॉल्यूम। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेस्पिरेटरी रेट और टाइडल वॉल्यूम को अगर कर दोगे तो ये क्या किस चीज़ में जा रहा है, ये मिनट पर वॉल्यूम में जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर जाएगा मिनट पर वॉल्यूम। नर्स वुड एक्सेप्ट विच पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, अच्छा कौन सा वाला पल्मोनरी टेस्ट नर्स सोचेगी, एक्सपेक्ट करेगी एक पेशेंट विद पल्मोनरी एस्पिरेशन, अगर उसको एस्पिरेट हो गया है, सांस नहीं आ पा रही है, तो कौन सा टेस्ट करना चाहिए उसको टेस्ट जो है वो बताओ, उसको डिक्रीज कॉम्प्लिकेंस वाला टेस्ट होना चाहिए। पल्मोनरी कॉम्प्लिकेंस का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ लंग्स एंड थॉरैक्स और टू एक्सपेंड, और इट्स द एक्सपेंसिबिलिटी ऑफ द लंग्स एंड थॉरैक्स। नॉर्मली दिस मीजर इज बिटवीन 0.08 to 0.33 L per centimeter of water. It decreased by the abnormalities that stiffen lungs. स्टेफन माने पतला, छोटा कर देता है, एकदम सुकड़ा देता है। लंग्स ऑफ द चेस्ट वॉल्स जैसे कि फाइब्रोटिक प्लूसरी पैरालाइसिस कर सकता है। रेस्पिरेटरी मसल्स में जब दिक्कत आती है, प्लूरल फ्यूजन हो जाता है, पल्मोनरी एस्पिरेशन या निमोथोरिक्स हो जाता है या हाइड्रोथोरिक्स हो जाता है, और इट इंक्रीज इन ओल्ड एज एम्फाइसीमा के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये वाला हम टेस्ट जो है वो प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट, टोटल लंग कैपेसिटी इन न्यूबॉर्न। टोटल लंग कैपेसिटी इन न्यूबॉर्न के अंदर टोटल लंग कैपेसिटी कितना जाएगा, तो जो नए बच्चे होते हैं ना उनका TLC पूछा है, तो नए बच्चों का अंदर जो TLC होता है वो अलग होता है। उनका जो TLC टोटल लंग वॉल्यूम होता है वो ओनली कितना रहता है, 150 ml। अब याद करो, जो बच्चे में जो लंग सर्फेक्टेंट ही ढंग से नहीं बना होता, LS ही नहीं बना होता, उनके लिए जब पैदा होते हैं बच्चे तो तुरंत ही सबसे पहले विटामिन K लगा दिया जाता है, तो फिर उनका तो जाहिर सी बात है कम रह जाएगा, तो इसीलिए 150 ml। अच्छा वो बाकी PDF में जब पढ़ाएंगे ना तब बता देंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिलहाल आप इस टेबल को देख लीजिए जो बुक के अंदर दी गई है। As per below in the table of lung capacity in newborn is 63 into 3 is 189, या अगर कंसिडर कर ले तो 150 भी कंसिडर हो रहा है। तो फीचर्स देख लेते हैं न्यूबॉर्न और एडल्ट का। टाइडल वॉल्यूम इज 6, 70 किलो का 6, ऑक्सीजन कंजप्शन इज 6.4, एडल्ट का 3.5, टोटल लंग कैपेसिटी 63, 86। अच्छा अब ये मत कहना क्योंकि ml per kg के हिसाब से है,
ठीक है। वाइटल कैपेसिटी इज 35, इनका 70, रेजिडुअल वॉल्यूम इसका 23, इनका 16 और CO2 35 से 30 to 35। देखो ये तो मान एकदम करेक्ट है और बहुत ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ें हैं, ये आपको ABG में काम आएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना 30 to 35, 35 to 45 एंड 60 to 90 एंड 90 to 100। इसके अलावा आप ये देखो, हाँ इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि कैपेरो माफ करना है, एक सेकंड मुझे समय देना। देखो कैपेनोग्राफी इज मेजरमेंट ऑफ, कैपेनोग्राफी का क्या मेजरमेंट है? बाइकार्बोनेट कनेक्शन, H+ आयन कंसंट्रेशन या CO2 कंसंट्रेशन या एनायन। इसका आंसर रहेगा CO2 कंसंट्रेशन। अब क्यों रहेगा वो बताती हूँ, क्योंकि कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड और एक्सहेल्ड करता है, उसी को हम लोग कैपेनोग्राफी बोलते हैं। समझ गए? पहले तो ये समझो कि कैर्पेनोग्राफी होती क्या है। कैर्पेनोग्राफी जो आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को बार कंटिन्यूस मॉनिटर कर रहे हो कि कितनी mm वाइटल कैपेसिटी कर रहा है, क्या रेजिडुअल वॉल्यूम रह रहा है, क्या टाइडल वॉल्यूम रह रहा है, कितना ऑक्सीजन पर ml पर kg के हिसाब से, पर मिनट के हिसाब से कैसे कर रहा है, कितना CO2 कर रहा है, कितना O2 निकाल रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप जो जानकारी जो लिखते हो ना, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग। कंटिन्यूस आप देख रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेनोग्राफी। कैपेनोग्राफी में क्या आएगा? आप किस चीज का मेजरमेंट ज्यादातर कर रहे हो? CO2 के कंसंट्रेशन का मैनेजमेंट कर रहे हो। ठीक, बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। ए प्रोसीजर टू मेजर द अमाउंट ऑफ एनर्जी एन इंडिविजुअल एक्सपेंस बाय द कैलकुलेटिंग द रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज इज नोन एज, बताओ क्या कहेंगे उसको कहेंगे इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री। इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री होती क्या है? इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री, पहली बात तो मैंने आपको अभी कैलोरीमेट्री के बारे में, कैपेनोग्राफी के बारे में बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कैलोरीमेट्री क्या होता है। कैलोरीमेट्री एक मेजरमेंट है क्वांटिटीज ऑफ हीट का, ठीक है, जो डायरेक्ट कैलोरीमेट्री मेजर्स करती है, जो हीट का प्रोडक्शन हो जाता है ना इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री की तरफ से, उसको डिटरमाइन करके एनर्जी के एक्सपेंडिचर बाय द मेजरिंग गैस एक्सचेंज करना, O2 कंजप्ट करना और CO2 का प्रोडक्शन करना। देखो ये क्वेश्चन पूछा जरूर UP UMS के द्वारा गया है, बट कुछ ऐसा खास क्वेश्चन ये है नहीं, लेकिन अगर बुक के अंदर दिया है तो सारे क्वेश्चन खास ही हो जाते हैं। फिर भी समझा देती हूँ आपको समझाने की तौर पर, क्योंकि 2023 में पूछ लिया था। इसके अलावा ये कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। और यूपी का क्वेश्चन तो आप सोच लो। खैर मैं बता देती हूँ क्या है ये बवाल। एक प्रोड्यूसर है जो कि मेजर कर रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इंडिविजुअल एक्सपेंस कर रहा है, और बाय कैलकुलेटिंग द रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज के लिए, मतलब ये चेक कर रहा है ना कि कब उसकी जो रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन मतलब कितना रेस्पिरेशन गया आया, तो ये सारी चीज़ें वो चेक कर रहा है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं इनडायरेक्ट? सबसे पहले तो आप इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री को समझो। पहली बात तो आप कैलोरीमेट्री को समझो। कैलोरीमेट्री एक मेजरमेंट है जो कि क्वांटिटीज ऑफ हीट को नापता है, कि आप जो सांस ले रहे हो ना, उसके अंदर देखो हीट तो है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो यही चीज़ को नापता है कि कितनी ऊष्मा बाहर निकली और कितनी ऊष्मा अंदर गई, मतलब किस फोर्स से गई, आप ये समझो एक तरीके से, ठीक है। तो उसी की काउंटिंग को कैलोरीमेट्री कहते हैं। अब वो इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे जा रही है और डायरेक्ट फॉर्म में कैसे जा रही है? इनडायरेक्ट फॉर्म में गई है ना, ये इसे इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री कहते हैं, जो कि इंडिविजुअल एक्सपेंड कर रहा है यानी कि ले रहा है, तो उसको इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री कहते हैं। इसके अलावा कैलोरीमेट्री शायद मैंने नहीं कराया है, पर कैलोरीमेट्री के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगी, ठीक है। और जो बच्चे देख रहे हैं वो मुझे एक बार ध्यान जरूर दिला दें, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर आप कैलोरीमेट्री के बारे में और जानना चाहते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन COPD के ऊपर। अब सबसे पहले जो बच्चे मुझे देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स सेक्शन में COPD की फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर आर द क्रोनिक पल्मोनरी डिसऑर्डर, ठीक है। All of the following disorder are the chronic pulmonary disorder COPD except, इसको छोड़कर
सारे के सारे सीओपीडी में आते हैं। देखो दो तो उसके मेन टाइप हैं, एक एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये तो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आएगा तो ब्रोंकियल अस्थमा कहाँ छूट जाएगा, क्योंकि वो भी तो ब्रोंकाई की डिसीज है। तो ये तीनों डिसीज किस में जाएंगी, ये सीधे सीधे किसके अंदर चली जाएंगी, ये जाएंगी सीओपीडी के अंतर्गत, ठीक है। और क्या बचा आपका, प्लूरल इफ्यूजन। सीओपीडी एक डिसीज है, स्टेट ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। इट इंक्लूड द disorder like emphysema, chronic bronchitis and two other disorder like chronic bronchitis and bronchial asthma also are the part of the COPD, ठीक है। ये रहा। Which of the following is entities is not included in COPD? अच्छा बताओ, फिर से बताओ। ब्रोंकाइटिस एम्फाइसीमा तो है ही, इसके अलावा अस्थमा भी है, लेकिन निमोनिया इसका कैसे साथ दे सकता है? निमोनिया तो दे ही नहीं सकता, निमोनिया तो बहुत ही अलग टाइप की डिसीज है। अस्थमा तो चलो आप फिर भी सीओपीडी का एक डिसऑर्डर मान सकते हैं, बट आप निमोनिया को बिल्कुल भी नहीं मान सकते। इसके अलावा डायग्नोसिस की बात करो सीओपीडी में तो क्या है, क्या सबसे ज़्यादा, देखो डायग्नोसिस के लिए आप स्पायरोमेट्री ही करते हैं। स्पायरोमेट्री एक इक्विपमेंट है, उसमें आप क्या क्या करते हैं, देखो मैं इसके थ्रू समझा देती हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। COPD is a diagnosis by the using of simple breathing test called the spirometry by measure air flow and the lung volume according to the air flow and obstruction। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, स्पायरोमेट्री एक एयर फ्लो नापने का, एक एयर फ्लो और वॉल्यूम नापने का एक आप एक तरीके से मशीन की तरीके से उसको बोल सकते हैं, पर वो मशीन होती नहीं है, वो एक, कैसे समझाऊँ मैं आपको फोटो दिखा सकती हूँ, ठीक है, मैं आप उसको समझ जाओगे, वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए एक ऐसा होता है, उसके अंदर एक और होता है और एक और होता है, ठीक है। इसके अलावा ये मान लो एक ये ट्यूबिंग होती है उसकी, ठीक है। इसके अलावा आप ये समझो, कहाँ गया, हाँ, ये 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, मैंने तो सेम कलर से बना दिया, बट अलग अलग कलर से बॉल्स बनी हुई होती है। इसमें हम बोलते हैं ना पेशेंट को, ये स्पायरोमेट्री, इसमें जैसे ये पेशेंट है, ये हमारे पेशेंट का मुंह है, हम पेशेंट से कहते हैं ये जो नली है ना, इसके अंदर आप फूंक मारो, तो जितनी भी तेजी से वो फूंक मारेगा उतनी तेजों से ये जो तीनों बॉल है ना वो उठेंगी। यही होता है स्पायरोमीटर, और इसी ही मैकेनिज्म पर स्पायरोमीटर जो है वो काम करती है। समझे बात को, ठीक है। यही वो बता रहा है, उससे हम चेक करते हैं ना कि एयर फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह कैसे कैसे कहाँ हुआ। एक पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर FVI और FVC मतलब फंक्शनल वॉल्यूम कैपेसिटी वगैरह जब हम चेक करते हैं ना, 0.7 कन्फर्म्स प्रेजेंट ऑफ द एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। एक्सरे चेस्ट COPD शो द हाइपरफंक्शनेशन एंड द कंजेशन चेक करेंगे। नॉट यूज द डायग्नोस्टिक टूल ऑफ द COPD। ब्लड टेस्ट कर लो, अच्छा ABG तो देखो करनी ही पड़ेगी COPD के अंदर, ठीक है। एनालाइज करेंगे यूज टू, उसमें COPD में देखो हम लोग क्या देखते हैं, बताओ जल्दी से कमेंट बताओ। PCO2 देखते हैं, PO2 देखते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज का। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या रहता है? ऑब्स्ट्रक्शन की बात करो तो राइट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट रहता है, ठीक है। क्यों रहता है? ड्यू टू हाइपोक्सिया vasoconstriction COPD cause right ventricular hypertrophy and enlargement which eventually leads to clinical syndrome of right ventricular failure with systematic congestion, ठीक है। अब 67th question, which of these is expected finding in COPD? It was answer is distended neck veins with cyanosis। क्यों? क्योंकि डिस्टेंड मतलब नेक की जो हमारी वेन है ना वो नीली पड़ जाती है, इसकी वजह से भी COPD कैसे हो जाएगी? नहीं होगी। Distended neck vein and cyanosis is a COPD occurs due to the right ventricular heart failure। अगर right ventricular heart failure हो गया है COPD और pulmonary की वजह से। Tactical tremors in the vibration or throat felt while the patient is speaking and the hand is held against the chest, it is normal। ABG of the patient with COPD, dactyloid and respiratory failure in impending, for which clinical indicator should the nurse assess first?
एबीजी ऑफ पेशेंट, मतलब पेशेंट का एबीजी कराया है, सीओपीडी का उसको प्रॉब्लम है, डेट्रोइट दे चुके हैं और रेस्पिरेटरी फेलियर उसको है, ठीक है। कौन सा क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर नर्स जो है वो उसको एसेस करेगी, तो उसको क्या हो गया है, उसको हो गया है मेंटल कन्फ्यूज़न। मेंटल कन्फ्यूज़न भी आ रहा है ना उसको इसलिए क्यों आ रहा है, रेस्पिरेटरी फेलियर मीन्स एनी इम्पॉर्टेंट इन द ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन इन विच द एट्रियल ब्लड गैस, माफ करना है, एट्रियल ऑक्सीजन टेंशन PaO2 इज लोअर देन 60 mmHg, 60 mmHg से कम हो गया है, और एट्रियल ऑक्सीजन सेचुरेशन यानी कि SaO2 जो कि 90% का से भी कम हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन PaCO2 जो कि 50 mmHg से भी कम हो सकता है, और pH वैल्यू कितनी हो गई, 7.35 से घट गई है। फीचर अगर की बात करो तो इसमें फीचर्स रेस्पिरेटरी फेलियर, डिसएपनिया, रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, टैकीकार्डिया और हाइपरटेंशन देखने को मिलेंगे। अब बताओ, व्हेन असेसिंग अ पेशेंट विद सीओपीडी नर्स, जब आप सीओपीडी नर्स के साथ में एसेस कर रहे हो तो क्या वुड एक्सपेक्ट करोगे लेबोरेटरी फाइंडिंग को, ठीक है। देखो उस पेशेंट को तो सीओपीडी है ही, तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले अगर उसकी प्लेटलेट काउंट्स कम हो गई है, रेड ब्लड सेल्स कम हो गई है, सीरम कोलेस्ट्रॉल है, O2 बढ़ गई है और CO2 कम हो गई है, क्या होगा उसके साथ होगा रेड ब्लड सेल्स का काउंट कम होना, क्योंकि हाइपोक्सिया की कंडीशन हो गई है तो आरबीसी तो 100% कम हो ही जाएंगी। तो सबसे पहला साइन यही जाएगा। Hemoglobin secondary polycythemia, and because of the chronic hypoxia is increased to the एथ्रियोपोइटिन सेक्रेशन फ्रॉम किडनी से सेक्रेशन करना एथ्रियोपोइटिन का बंद हो जाएगा। तो किडनी भी पढ़ाएंगे ना तब इसके बारे में बताएंगे, एथ्रियोपोइटिन के बारे में, मजा आएगा आपको किडनी पढ़ने में। नेक्स्ट है हम रीनल के बारे में, रीनल फंक्शन टेस्ट होता है, रीनल के बारे में जितनी भी बातें होंगी ना वो बताएंगे। तो हम नेक्स्ट पोर्शन रीनल का ही कवर करेंगे, ठीक है। इन सीओपीडी PaO2, अभी फिलहाल ये वाला देखते हैं, डिक्रीज इन PCO2 एंड इंक्रीज। नेक्स्ट देखते हैं, द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट डायग्नोज COPD, विच डाटा वुड द वारंट इमीडिएट इंटरवेंशन द नर्स। इट वॉज क्लाइंट स्पूटम इन रस्टी कलर। सबसे पहले हम क्या देखें, देखो ये वाला तो मैंने आपको बताया भी था जब मैंने नोट्स कराए थे कि क्लाइंट का स्पूटम चेक करते हैं हम सबसे पहले। क्लाइंट स्पूटम इन रस्टी कलर, जैसे जब क्लाइंट का स्पूटम देखेंगे ना तो वो रस्टी कलर के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। इसके अलावा ब्लड टिंक्ड प्लूरेंट स्पूटम कॉल्ड द रस्टी स्पूटम समटाइम्स सीन इन द न्यूमोकोकल निमोनिया में भी दिखाया देता है। सो प्रेजेंस ऑफ रस्टी कलर जो है वो इमीडिएट इंटरवेंशन तो हो नहीं सकता सीओपीडी का, जब वो निमोनिया के अंदर भी दिखाई दे रहा है। तो एसओबी जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वाइल द बाथरूम इज क्रोनिक कंडीशन, सो नीड टू द एक्ट इमीडिएटली। ऑप्शन बी इज नॉट, देखो ऑप्शन बी ठीक भी है और नहीं भी, बट कोई ऑप्शन दूसरा है नहीं, तो इसकी वजह से हमें ऑप्शन 2 चुनना ही पड़ेगा। द एक्सरसाइज दैट वुड द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर क्लाइंट ऑफ द सीओपीडी का सबसे अच्छा एक्सरसाइज करने का तरीका है बहुत गहरी गहरी सांसें लें, ठीक। डीप ब्रेथिंग करें, कफिंग करें, एक्सरसाइज विद पोस्टर drainage are most beneficial in COPD patient because it is strengthens respiratory muscles and mobilize secretions. Some other techniques beneficial in COPD are breathing, returning, example pursed lips। मैंने आपको बताया पर्स लिप्स के बारे में, मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में। इसके अलावा दैट स्लोज द रेस्पिरेटरी रेट्स, डिक्रीज एयरवे और रेजिस्टेंस एंड डिक्रीज द डिसएपनिया। डिसएपनिया का मतलब भी मैंने आपको बताया था, सब बच्चे कमेंट में बताइए डिसएपनिया का मतलब क्या होता है। इसके अलावा कुछ टर्म्स शायद मेरे को रह गए हैं, कुछ टर्म्स और हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। अच्छा रहेगा पहले आप इतनी चीज़ें कवर कर लीजिए, और जिसने वीडियो नहीं देखी हो वो प्रीवियस वीडियो ज़रूर से देखें। Which nursing intervention can help to improve the oxygenation in the patient with impaired respiratory function? ठीक है, कौन से impaired respiration function हो रहा है? Encouraging deep breathing exercise and use of inactive spirometry। उसको इंकरेज करो कि वो बहुत गहरी गहरी सांसें लें और एक्सरसाइज करे, किसकी मदद से? स्पायरोमेट्री की मदद से, ठीक है। विच इज एन इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट विद अ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। इट वॉज द क्रोनिक steroid therapy, high flow oxygen, high
कार्बोहाइड्रेट डाइट और पर्स लिप। देखो अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया था पर्स लिप ब्रेथिंग। पर्स लिप ब्रेथिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मरमर करते हैं ना हम लोग, ऐसे बस चुप 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 चोरी चोरी से बातें करते हैं ना, कान कान में बुदबुदाते हैं, उसी की तरीके से बुदबुदाहट जैसी आवाज़ को आना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्स लिप ब्रेथिंग। उतनी ही धीरे आप सांस ले पाते हैं COPD के अंदर, समझ गए। अच्छा, गोल क्या है पर्स लिप्स ब्रेथिंग का? टू एक्सरसाइजेस टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रैप्ड एयर, जो फंसी हुई एयर है ना उसको बाहर निकालना। पर्स लिप ब्रेथिंग इज एक्सप्लेनेटरी मैन्यूर विच इज द पेशेंट एक्सेल थ्रू द पफ्ड लिप्स टू स्लो एक्सपायरेशन, धीमे सांस लेता है, स्लाइटली बैक प्रेशर, पीछे से हवा आती है, जो मैंने आपको बताया ना, जैसे हम लोग बहुत बुदबुदाने जैसी आवाज़ आती है, इतनी ही सांस ले पाता है पेशेंट। तो हम लोग वही स्पायरोमीटर में उससे कहते हैं आप मतलब अपना पर्स लिप्स, मतलब अपना जो वो ट्यूबिंग है ना उसके अंदर आप अपना मुंह जो है वो फंसा लीजिए, उस ट्यूब के अंदर मुंह फंसा लीजिए, फंसाने के बाद में सांस लीजिए, तो आवाज़ कैसे आएगी, तो वो जो आवाज़ आएगी उसी को हम लोग पर्स लिफ्ट एयर कहते हैं, समझ गए। अच्छा, हाउ ए नर्स विल टीच द ब्रेथिंग एक्सरसाइज फॉर अ पेशेंट ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अगर किसी को हो गया है तो जो नर्स है वो कैसे बताएगी, कैसे कहेगी पेशेंट को कि कौन सी एक्सरसाइज करना उसके लिए ठीक है, तो यूज द डायफ्रामेटिक ब्रेथिंग। अच्छा, डायफ्राग्रामेटिक ब्रेथिंग। अच्छा, डायफ्राग्रामेटिक ब्रेथिंग क्या होता है? एब्डोमिनल ब्रेथिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राग्रामेटिक ब्रेथिंग कहते हैं। कहाँ चला गया, रुकिए मेरे लिए। इट वॉज डायफ्राग्रामेटिक मैथड। कहाँ, ये देखिए डायफ्राग्रामेटिक एब्डोमिनल ब्रीथिंग इज द डायफ्राग्राम मीन्स टेक्निक टू द रेस्पिरेशन इन विच। हाँ लास्ट पे आ जाओ। अभी है देखो इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगे, एक पेज और बाकी है, पूरे 89 क्वेश्चन आज मैं सॉल्व करवाऊंगी आप लोगों को। अभी फिलहाल हम कौन से क्वेश्चन पर चल रहे हैं, 75 पर, तो अभी क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। बात छोड़ के मत जाइएगा, पूरी क्लास देख के जाइएगा, आप ही लोगों का फ़ायदा है। मीन्स अ टेक्निक। अच्छा, तो मैंने आपको बताया ना डायफ्राग्रामेटिक ब्रेथिंग का मतलब होता है एक टेक्निक जो कि रेस्पिरेशन विच इज़ मेनली which is mainly the diaphragm exerts itself while the chest wall muscles are nearly to rest. It used in normal quiet breathing and in the pathological conditions such as the pleurisy and the chronic bronchitis, periodontitis and the ribs fracture. It can be helped to the strength certain muscle by the breathing slowly through the nose. अच्छा, अब जो बच्चे उन्हें समझ नहीं पाया है उनको मैं सिंपल भाषा में समझाती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग समझ में आ गई होगी। ये होता है पेट से सांस लेना। अब पेट से सांस लेना क्या होता है, आप ने रामदेव बाबा को देखा है, जब वो एक्सरसाइज कराते हैं ना तो पेट से जैसे लंबी सांस खींचो ना, तो लंबी सांस के साथ साथ आपने देखा होगा कि आपका जो स्टमक है ना वो भी अंदर की तरफ जाता है। लीजिए सब बच्चे लेंगे, तो सारा पेट जो है वो आपका अंदर की तरफ गया और लंग्स जो हो जाते हैं वो एक्सपेंड आउट हो जाते हैं। लंग्स अगर एक्सपेंड आउट हो गए तो ये ब्रेथिंग कैसी ब्रेथिंग कराई जाती है? एक नॉर्मल क्वाइट चुपचाप की ब्रेथिंग होती है जो कि किस चीज़ को ठीक करती है? ये नॉर्मल ब्रोंकाइटिस को भी ठीक करती है। इसके अलावा आपको पेरिकेरेडाइटिस और रिब फ्रैक्चर, जैसे फ्रैक्चर वगैरह हो गया ना, अब वो तो भाई कैसे जुड़ेगा, पता कैसे चलेगा, हम तो नॉर्मल कर रहे हैं। तो फ्रैक्चर्स जो अगर है उसको हमने सही किया है ना, उसके बाद अगर आप सांस लेंगे तभी तो हमें पता चलेगा वो ठीक हो पाए हैं नहीं हो पाए हैं। इस वजह से उसमें भी एक्सरसाइज बताते हैं। इट कैन हेल्प टू स्ट्रेंथ सर्टेन मसल्स बाय द ब्रेथिंग स्लोली थ्रू द नोज। और उसके बाद में जब आप पेट सांस ले लें फिर धीरे धीरे करके कहाँ से निकालें, अपने नाक से निकालें। बात समझ में आ गई? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नॉर्मली आपने वो अनुलोम विलोम सुना होगा ना, वही चीज़ बताई है, बस उसको ही बताया है, उसी को इन लोगों ने डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग का नाम दे दिया है। समझ गए बात? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए पेशेंट विद एम्फाइसीमा बिकम द रेस्टलेस कंफ्यूज्ड, व्हाट स्टेप शुड द नर्स टेक, व्हाट स्टेप शुड द नर्स टेक, सॉरी माफ करना बच्चों, मुझे कहाँ गुम हो जाते हैं ये। एक सेकंड, कहाँ चल रही थी मैं? हाँ, ये वाला बताया ना मैंने आपको। हाँ, ए पेशेंट विद एम्फाइसीमा बिकम द रेस्टलेस। देखो पता नहीं क्या है मेरे साथ समस्या, समझ नहीं आता।
The nurse is carrying the client diagnosed with COPD. What would be the warrant immediate intervention of the nurse? अच्छा, तुरंत भाई COPD बढ़ गया है, क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से बताओ। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, स्पूटम देखेंगे उसका रस्टी कलर का है या नहीं। देखो सच बताओ तो ये भी मुझे आंसर कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। तो वॉकिंग तो बाथरूम 74%। देखो ये तो अटेम्प्ट 74% है, ठीक है। 92% तक जारी है, ठीक है। सो वॉकिंग क्लाइंट SOB शॉर्ट ऑफ ब्रेथनेस हो रहा है व्हेन वॉकिंग टू द बाथरूम की तरफ जा रहा है तो उसको शॉर्ट ऑफ ब्रीथिंग। देखो इससे हमें तो कोई मतलब होना नहीं चाहिए इससे। देखो वो हमारा ही तो इंटरवेंशन पूछ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें चेक करना चाहिए स्पूटम कलर रस्टी कलर का है या नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। अच्छा, उन्होंने भी डी को ऐसे कर दिया। अच्छा, हैशटैग का मतलब इसमें ये होता है ना, जिनके पास बुक्स है वो देख ले। हैशटैग का मतलब अगर लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये आंसर का अभी कुछ ढंग से कंफर्म नहीं किया गया है। लेकिन जो RKS MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हुआ था ना, तो उन्होंने डी आंसर को कंसिडर किया था। इसका मतलब ये होता है। अच्छा, ब्लड टिंक्ड प्लूरेंट स्पूटम कलर रस्टी। देखो क्योंकि रस्टी कलर जो है ना वो दो चीज़ों में दिखाई देता है, एक तो न्यूमोकोकल में दिखाई देता है, निमोनिया के अंदर दिखाई देता है, इसके अलावा जो है वो COPD में भी दिखाई देता है। इसलिए इस आंसर को ना थोड़ा सा लोग कंसिडर नहीं करते हैं। आगे देखते हैं ना, क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ व्हेन द टॉकिंग ऑफ बाथरूम इज क्रोनिक कंडीशन सो नीड टू द इमीडिएट। ऑप्शन बी इज नॉट स्पेसिफिक। मैंने बोला ना स्पेसिफिक आंसर नहीं है, और ये तो नॉर्मल रेंजेस दी गई हैं। O2 का सेचुरेशन 90% होता है, तो ये तो एकदम नॉर्मल रेंज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज दैट वुड बी द बेनिफिशियल फॉर द क्लाइंट विद COPD का सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी होती है, सब मैंने अभी आपको बताया। डीप ब्रीथिंग करने के अलावा कोई एक्सरसाइज नहीं है इनके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट अकर्स इनटू द इनएडिक्वेट it occurs due to the inadequate protection against the disabled enzyme कौन सा, trypsin, polylactic enzyme activity in the body, although the tobacco smoking is the most common cause of the tissues and emphysema। ये सारे तो causes हो जाते हैं, ये तो COPD के causes सारे लिख रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाइटिशियन विल प्रिस्क्राइब वन ऑफ द फॉलोइंग डाइट्स फॉर द पेशेंट। बताओ कौन सा ज़्यादा डाइट प्रिस्क्राइब करेंगे COPD के लिए। हाई प्रोटीन एंड कैलोरी डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं। डाइट्स इनटू द एम्फाइसीमा आर फिक्टेड स्मॉल मील्स टू इजी टू च्यू। क्यों देते, देखो सॉफ्ट डाइट्स ही दी जाती ताकि जल्दी जितनी भी जल्दी हो सके वो जल्दी चबाए। देखो क्योंकि उसको है रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम, अगर वो ढंग से खाना, एक तो वो खाना इतना खा नहीं पाएगा क्योंकि उसको रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम है। तो देखो सांस भी वहीं से लेगा आदमी और खाना भी उसी मुंह से खा रहा है, तो अगर उसको रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम है तो उसका खाना तो वैसे ही नहीं खबना। ठीक, जब उसको खाना नहीं खा रहा है तो उसको कैसा मील चाहिए, उसको मील चाहिए एक तो प्रोटीन से भरा हुआ और चाहिए सॉफ्ट, ताकि अच्छे से और जल्दी से उसके अंदर जो है स्टमक में पहुंच जाए। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा हमको हाई कैलोरी प्रोटीन नॉर्मल डाइट देनी होती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस ड्यू टू द लीक ऑफ द लीक हो गया थोरेसिक कैविटी में। क्या लीक हुआ है भाई, प्लूरल कैविटी के अंदर लिम्फेटिक फ्लूइड जो है वो लीक हो गया है, तो क्या होगा, तो होगा काइलियोथोरेक्स। काइलियोथोरेक्स का मतलब क्या होता है, काइली इन प्लूरल कैविटीज के अंदर काइलरी का फॉर्म हो जाना। काइली एक मिल्क लाइक एल्कलाइन कंटेंट है जो कि लैक्टिलस और लिम्फेटिक वेसल्स और स्मॉल इंटेस्टाइन और कंटेनिंग करता है डाइजेस्टिव प्रोडक्ट को और प्रीनिकली एब्जॉर्ब करता है फैट्स को। मतलब आप समझो एक इस टाइप का प्रोडक्ट है जो कि, और वो होता कैसे, देखो सबसे बड़ी बात तो वो बिल्कुल मिल्क दूध के जैसा एक प्रोडक्ट है और वो लीक हो जाता है। कहाँ लीक हो रहा है, प्लूरल स्पेस में लीक हो रहा है। अच्छा, लीक होके वो कर क्या रहा है, वो देखो कोई भी चीज़ है, अगर आपकी बॉडी में से, अब जैसे कोई भी मेम्ब्रेन है, आप ये मान के चलो हमारी
और हमारे पास स्किन है, ये भी हमें प्रोटेक्ट कर रही है। अगर हमारे पास स्किन नहीं होगी तो बेचारे हमारी जो मसल्स होंगे वो एकदम दिखाई देने लगेंगी। फिर उसको मसल्स को कवर करने के लिए तो हमारी ये स्किन बनाई गई है ताकि ये कवर हो जाए, तो हमारी वेन वगैरह इतनी ज़्यादा विजिबल ना हो। अगर मसल होती तो डायरेक्ट ही काट और बस हो गया, एक ही तो परत चढ़ी। मसल से फायदा क्या, इसीलिए इसको स्किन पहनाई गई, कपड़े पहनाए गए। स्किन क्या है, एक तरीके के कपड़े हैं। हमारा कपड़ा क्या है, हमारी ह्यूमन बॉडी का कपड़ा क्या है, हमारी ह्यूमन बॉडी का कपड़ा है हमारा स्किन। ठीक इसी तरीके से अगर आपकी बॉडी में कोई भी तरीके की लीकेज आ जाएगी तो प्रॉब्लम तो होना जरूरी है। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग मेरी बात कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर घटित हो रही है। एल्कलाइन कंटेंट बन जाता है ये और लिम्फेटिक वेसल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। इसके अलावा अस्थमा बताते हो, अस्थमा एक बेस्ट कैरेक्टराइज्ड एज द एन इन्फ्लामेटरी तो है ही। अस्थमा इज नॉन प्रोग्रेसिव क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है जो एयरवे के अंदर आने वाले ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। एयरवे मतलब सांस नहीं लेने देता। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है अस्थमा का, एलर्जी। बताया था मैंने आपको जब मैंने पढ़ाया था कि ब्रोंकियल अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द अस्थमा विच अकर्स टू द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एलर्जी, जैसे कि डस्ट है, पॉलेंस है, और पॉलन के बारे में मैंने आपको बताया था। ऑल्दो द पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज अ रिजल्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर कॉल्ड कार्डिक अस्थमा। ठीक, कॉल्ड द माइक्रोबियल इन्फेक्शन। एग्जाम्पल हाँ, तो कॉमन अस्थमा कौन सा है, वीजिंग। ठीक है, क्लिनिकल मोस्ट पेशेंट इन अस्थमा अटैक प्रेजेंट इन द प्रोलॉन्ग डिफ्यूज whistling or crackle, shortness of breath, dyspnea, absent to the diminished lung sound, chest tightness or pain, tachypnea with hyperventilation, tachycardia, pulses, paradoxus, diaphoresis, prolonged exhalation, cyanosis and non-productive cough. Which of the following is a not symptom of asthma? बताओ अस्थमा का कौन सा इसमें सिम्टम जो है वो नहीं है? बताओ कौन सा सिम्टम्स इसके अंदर अस्थमा का नहीं है? इसके अंदर सिम्टम्स नहीं है, वो कफिंग नहीं होगी, वीजिंग नहीं होगी, एसओबी नहीं होगा, डायलेशन। एयरवे का डायलेशन क्यों होगा अस्थमा में, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक 30 साल का पेशेंट है जो कि बॉट कर रहा है, आया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। ऑन एक्सप्लेनेशन द ट्रायल नर्स ने नोटिस किया दैट इज रेस्पिरेटरी वाज द 36 पर मिनट थी and he had a non-productive cough है। हिस्ट्री लेने पर पता चला कि he recently had a cold, उसको अभी कोल्ड हुआ था। आफ्टर लंग एक्सुलेट कराने के बाद में she suspected the probability of asthma, तब उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि उसको शायद अस्थमा हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लंग एक्सकुलेशन फाइंडिंग सजेस्ट, अब आप बताओ कि कौन सा एक्सिकुलेशन यानी कि कौन सा आप बताओगे डायग्नोस करने के लिए, क्या आप बताओगे कि एकदम से पता चल रहा है कि यार इसको अस्थमा ही है। हम पता क्या करेंगे, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी, हम उसको सांस लेने को बोलेंगे तेज से। अगर आप उसको तेज से सांस लेने को बोलेंगे ना तो उसमें जो आवाज़ आएगी ना वो वीजिंग साउंड आने लगेगी। वैसे ही हम पकड़ लेंगे और पता चल जाएगा कि पेशेंट को क्या हुआ है, कि पेशेंट को अस्थमा हुआ है। देन पेशेंट को क्या हो गया है, पेशेंट को क्या कॉज हुआ, पेशेंट को हुआ है अस्थमा। ठीक है, हमारे पेशेंट को क्या हो गया है, अस्थमा। तो इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी वीज। नर्स इज अ completing the examination assessment on 13-year-old diagnosed with asthma। 13 साल की बच्ची को डायग्नोज हो गया कि उसको अस्थमा हो गया है। कौन सा साइन और सिम्टम्स लो, जैसे एपनिया और वीजिंग, सिंपल। इसमें क्या बताना था, व्हेन एक्यूलेशन द चेस्ट ऑफ द कंटिन्यूस म्यूजिकल साउंड हियर, लो तुरंत म्यूजिकल साउंड आ रहा है, बताओ किस टाइप का आएगा, क्रैकल है, क्रिप्टेशन है, रॉन्ची साउंड आ रहा है या वीजिंग, इट वॉज वीजिंग साउंड। देखो चेस्ट बताई दिया उसने, कंटिन्यूस म्यूजिक साउंड आ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, वीजिंग साउंड, वीज। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था PR यादव के MCQs रेस्पिरेशन से जुड़े हुए। बाकी नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग मुझे बताना कि क्या करा सकते हैं, ठीक है।
आप मुझे बताना। वैसे मेरा मन रेस्पिरेशन उसको कर रहा है, रीनल के लिए कर रहा है। रीनल सब बच्चे जानते होंगे कि मैं सोचती हूँ आप लोग को किडनी जो है वो करा दूँ, ठीक है। और फिर भी अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं या जैसे डाइजेस्टिव पढ़ना चाहते हैं तो डाइजेस्टिव के लिए बता देना, या न्यूरोन पढ़ना चाहते हैं, न्यूरोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो न्यूरोलॉजी के बारे में बता दूंगी मैं आपको, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे हम कि क्या कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने बात करी है रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए सारे एमसीक्यूज के बारे में। 50 एमसीक्यू आज मैंने करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट 50 एमसीक्यूज कवर अप करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास और भी एमसीक्यूज या और बुक हैं तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगी, अगर जिन बच्चों को पीआर यादव की थ्योरी वाली बुक से पढ़ना है वो भी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, पीडीएफ मिलती है वहां पे आपको। और आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करना चाहिए, वहां पे आपको 1-to-1 कॉन्वर्सेशन मिलती है, पीडीएफ मिलती है, स्टडी रिलेटेड और मटेरियल्स मिलता है। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।